नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 4 बड़ी खबरें। कौन सी है वो चलिए जान लेते हैं। पहली लेंगे जहां पर काशी से बीजेपी का चुनावी मंत्र निकलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभियान। गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को वाराणसी में करेंगे संगठनात्मक बैठक। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा। मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। पैरालंपिक के पदक विजेताओं से करेंगे सम्मानित। तीसरी लेंगे जहां पर लखीमपुर खीरी मामले में फॉरेंसिक लैब जांच बढ़ी। अजय मिश्रा के बेटे की मुश्किलें भी बढ़ी। यहां पर आशीष की राइफल और 2 अन्य हथियारों से भी गोली चलाई गई थी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर रैगांव की हार नहीं भुला पा रही भाजपा। मंडल अध्यक्षों पर हो सकती है कार्रवाई। दमोह में भी हार के बाद हटाए गए थे मंडल अध्यक्ष। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का सघन अभियान इस सप्ताह शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के 12-13 नवंबर के दौरे के साथ पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अपना अपना मोर्चा संभालेंगे। शाह 12 नवंबर को वाराणसी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक लेने जा रहे हैं, जहां से वो पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। बता दें कि नवंबर में शाह के 2 बड़े दौरे उत्तर प्रदेश में होंगे, जिसमें पहला दौरा 12 से 13 नवंबर को होगा और दूसरा दौरा 19 से 21 नवंबर के बीच होगा। तो आपको बता दें कि काशी से निकलेगा बीजेपी का चुनावी मंत्र। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मंथन हो गया है शुरू। गृह मंत्री अमित शाह 12-13 नवंबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। चुनावी रणनीति से जुड़े कार्यकर्ता संभालेंगे अपना अपना मोर्चा। तो आपको बता दें कि चुनावी मंथन शुरू होने जा रहा है। 12 से 13 नवंबर को अमित शाह यूपी दौरे पर रहेंगे। बता दें काशी से निकलेगा बीजेपी का चुनावी मंत्र। काशी से निकलेगा बीजेपी का चुनावी मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभियान। गृह मंत्री अमित शाह 12 से 13 नवंबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। चुनावी रणनीति से जुड़े कार्यकर्ता अपना अपना मोर्चा संभालेंगे। 12 नवंबर को वाराणसी में संगठनात्मक बैठक करेंगे अमित शाह और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभियान। गृह मंत्री अमित शाह का 12 से 13 नवंबर को यूपी दौरा। चुनावी रणनीति से जुड़े कार्यकर्ता अपना अपना मोर्चा संभालेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार सक्रिय होती जा रही है। अपनी रणनीति के लिए जाने वाली बीजेपी लगातार मंथन की जा रही है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जीत का बिगुल भी यहां पर भुगती हुई नजर आ रही है। चाहे मंत्री अमित शाह हो या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी दौरे लगातार बुक कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से रूबरू भी लगातार हो रहे हैं और इसी के चलते शाह 12 नवंबर को वाराणसी में भी एक संगठनात्मक बैठक करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशी से निकलेगा बीजेपी का चुनावी मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। 11:20 पर मुख्यमंत्री मेरठ पहुंचेंगे और सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित पैरालंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान कार्यक्रम में खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे। तो आज मेरठ दौरे पर हैं सीएम योगी। पैरालंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ दौरे पर सीएम योगी, मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ को सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय भी जाएंगे सीएम। पैरालंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा। पैरालंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता घनश्याम जुड़ गए हैं। जी घनश्याम, मेरठ दौरे पर है सीएम योगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? हमारे साथ संवाददाता घनश्याम चौरसिया जुड़ गए हैं। जी घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान देने जा रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे और तकरीबन अभी कुछ ही मिनटों बाद जो है तकरीबन 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मेरठ के एक कॉलेज में ये प्रोग्राम होना है, जिसमें वहाँ के जो मेरठ और सहारनपुर मुजफ्फरनगर जो मंडल है, उस मंडल के जितने भी दिव्यांग पैरालंपिक जो खिलाड़ी हैं उनको पहले से बुला लिया गया है। तकरीबन 9 बजे से वो पहुंच चुके हैं। 32 करोड़ 50 लाख की धनराशियों के साथ तकरीबन 17 खिलाड़ी जो पैरालंपिक में भाग लिए थे, उन खिलाड़ियों को इतनी प्रोत्साहन राशि देकर के सम्मानित किया जाना है। एक बड़ा इवेंट्स है उत्तर प्रदेश सरकार का पैरालंपिक खिलाड़ियों को लेकर के, जिसमें जो केंद्रीय
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उन लोगों से रूबरू होंगे और ये तो जो मुख्य अतिथि है अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ, ये दोनों लोग मिलकर के जो है उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मानित करेंगे और वहां पे जो विकलांग जो जितने भी खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया है वो मंडलों से और वहां पे सीएम की स्पीच भी होगी, खेल मंत्री की स्पीच भी होगी वहां पे। और उसके पहले जब यहाँ पे वहां पे जो पैरालंपिक में जो जिन जिन खिलाड़ियों ने शामिल हुए थे उन खिलाड़ियों को जो सम्मानित किया जाएगा, तो उनसे सीधे वो उन खिलाड़ियों को जो इस समय स्ट्रगलिंग मोड में है उत्तर प्रदेश के हर वो खिलाड़ी जो पैरालंपिक के लिए सपना लिए हुए हैं, अभी राइजिंग खिलाड़ी हैं जो अभी जिनको जो ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जो खेल रहे हैं इस समय, जिनको आगे जाना है, उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों से इंटरेक्ट होंगे, उनसे सीधे बातचीत करेंगे, उनको सुनेंगे ताकि उनके जो अंदर खेल भावना होती है वो बढ़े। और इसको लेकर के भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। वहां पे जो लोकल प्रशासन है, जो मंडल प्रशासन, उन्होंने भी व्यवस्था की है। उन लोगों के लिए बसें लगाई गई है, सरकारी बसें लगाई गई हैं ताकि वो लोग जो दिव्यांग खिलाड़ी है, जो पैरालंपिक जैसे खेलों में जो है दिव्यांग खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को लाने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। और वहां पे जब लोग आएंगे, उसके बाद जब उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उसके बाद उसके साथ साथ उन लोगों से इंटरेक्ट किया जाएगा, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने ओलंपिक में जिस तरीके से भारत का प्रत्याशी जीत रही, पहली बार यहाँ पे एथलेटिक्स में जो है स्वर्ण पदक मिला, जो है उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारतवर्ष में जिन सरकारों ने उन लोगों को सम्मानित किया था, उनसे बड़ा इवेंट किया था यहाँ पे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। ओलंपिक खिलाड़ियों को जिस तरीके से प्रोत्साहन दी गई थी, उसी तर्ज पे पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी जो है प्रोत्साहन देने की एक बड़ा इवेंट होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे और इसको लेकर के अभी एक छोटा सा प्रोग्राम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, एक कन्वेंशन का वो इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद वो सीधे वहां पे पहुंचेंगे और तकरीबन 11 बजे से वो प्रोग्राम होगा। 11:20 से उनका स्पीच होना है और तकरीबन 1:30 बजे, माफ करिएगा, 11:30 बजे से वो खिलाड़ियों से रूबरू होंगे और उनको जो वहां पे जो छोटे छोटे खिलाड़ी जो वहां के मंडलों से पहुंचे हुए हैं, जो छोटे छोटे पूरे प्रदेश से पहुंचने की कोशिश की है, उन लोगों से इंटरेक्ट होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीधे उन खिलाड़ियों से इंटरेक्ट होकर और उनको जो जिनको सम्मानित कर रहा है उनको इंटरेक्ट करवाएंगे ताकि उनके अंदर खेल भावना पूरी अच्छे तरीके से आ जाए और वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, उनमें थोड़ा सा और जागरूकता है, उनमें थोड़ी सी और एनर्जी आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद घनश्याम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फॉरेंसिक लैब की जांच से पता चला है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की राइफल और 2 अन्य हथियारों से गोली चलाई गई थी। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया था, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। और उसी दौरान मारे गए एक पत्रकार रमन कश्यप के बारे में भी जांच से पता चला है कि उनकी मौत भी कुचलने से हुई थी। और इस तरह केंद्रीय मंत्री के नाम से पंजीकृत गाड़ी और उसी काफिले के कुछ अन्य गाड़ियों से 5 लोगों को कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आशीष मिश्र की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, खुलासे पर खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, जो है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उससे साफ जाहिर है कि घटना के दिन जो है ना, वो अजय मिश्र जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनके राइफल से गोली चली थी। और ये गोली चलने की, हालांकि ये गोली चलने की बात तो पुष्ट हो गई है, लेकिन उसमें एक बात अभी तय नहीं हो पा रहा है कि ये जो है कि गोली उसी दिन चली थी या पहले की चली हुई। चूंकि जो राइफल की जो जांच की गई है उससे गोली चलने की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन इस घटना में एक नई कहानी ये आ गई है कि जिस पत्रकार की उस घटना में जो हत्या हुई थी, ये जो मारे गए थे गाड़ी से कुचलकर, उसके भाई ने जो है तो स्थानीय अदालत में एक अर्जी दायर की है और गुहार लगाई है 14 लोगों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज करने की। उसमें अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी नाम है, उनके बेटे का, और 14 अन्य लोगों का नाम है उसमें। और लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जो है ना, अब केवल अजय मिश्रा की नहीं, उसके बेटे जो गिरफ्तार में हैं उनकी भी परेशानी बढ़ेगी और केंद्र सरकार पर भी एक बड़ा दबाव बनेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बड़ा मसला खड़ा होना है, किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। ऐसी स्थिति में समझिए कि केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जिस अजय मिश्रा के बेटे की राइफल से गोली चली है और लोगों की हत्या की गई है, वो समझिए कि वो उनके मंत्रिमंडल में अभी तक कैसे शामिल है। इसलिए जो है अब केंद्र सरकार को उसके बचाव के लिए जो भी अपना करना है करे, लेकिन जनता, खासकर जो किसानों का मूवमेंट चल रहा है, वो जो है अजय मिश्रा की परेशानी को और बढ़ा दिया है। तो ये देखना होगा कि केंद्र सरकार आगे क्या उस पर निर्णय लेती है, इसके बाद अदालत क्या उस पर कुछ कहता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल इतना तय है कि सरकार जो है काफी परेशानी में है और इस प्रकरण को अगर जल्द से जल्द समझिए कि अजय मिश्रा को लेकर कोई सरकार निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले चुनाव में बड़ा फजीहत सरकार की होगी। ये जो है पूरा जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ जाहिर कर दिया है कि अजय मिश्रा के जो लड़के हैं उनके राइफल से गोली चली, इसके अलावा 2 अन्य राइफल या बंदूक से गोली चलाई गई और उस गोली के चलने के कारण जो है कई लोग जो है घायल भी हुए। ये बातें तय हो गई है फॉरेंसिक रिपोर्ट में। अब सरकार क्या निर्णय लेती है, अदालत क्या निर्णय लेती है, लेकिन पुलिसिया रिपोर्ट जो है साफ उसके ये तस्दीक कर रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सही है और इसके बाद जो गोली चली है इन्हीं के राइफल से चली है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए पढ़ेंगे अंतिम खबर क्या, जहां पर मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन रैगांव की एक सीट पर मिली हार भाजपा भूल नहीं पा रही है। भाजपा रैगांव विधानसभा क्षेत्र की हार का विश्लेषण कर रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रैगांव के मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले दमोह विधानसभा क्षेत्र में मिली हार के बाद भी भाजपा ने कई मंडल अध्यक्ष हटाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, रैगांव की हार भूल नहीं पा रही है भाजपा और उसको लेकर लगातार विश्लेषण यहां पर कर रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष हटाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी जब हार का सामना यहां पर करना पड़ा था दमोह में, उसके बाद कई मंडल अध्यक्ष पहले भी हटाए जा चुके हैं। तो क्या इसी पर बातचीत करेगी अब भाजपा? बिल्कुल अंशुल, चारों सीट की बात की जाए, चारों सीट में जिस प्रकार से उपचुनाव हुआ और ख़ास तौर पर रेगांव की बात की जाए तो रेगांव हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता आ रहा है, हमेशा की सीट रही है बीजेपी पार्टी की। मगर बात की जाए इस बार जिस प्रकार से परिणाम आए हैं तो वहाँ जिस प्रकार से बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो विश्लेषण का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा रेगांव सीट में जिस प्रकार हार मिली है उसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि बात की जाए कल की तो कल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो पुष्पराज बागरी हैं जो प्रत्याशी थे रेगांव के, वो पहुंचे थे और BD शर्मा से बंद कमरे में मुलाकात की गई। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से पुरानी बात की जाए, दमोह की हार की बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो दमोह की हार के बाद वहां के जो मंडल अध्यक्ष हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई थी। तो संभावना ऐसी जताई जा रही कि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष लगातार रेगांव सीट को लेकर जो संगठन के जो लोग हैं, रेगांव के जमीनी स्तर के जो लोग हैं, उनसे फीडबैक ले रहा है, विश्लेषण कर रहे हैं किस बूथ से किस को कितने वोट मिले हैं, ये पूरी जानकारी लगातार प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हैं। तो संभावना ऐसी जताई जा रही है अंशुल की जो रेगांव के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो जिनको जवाबदारी सौंपी गई थी अलग अलग बूथों की, तो संभावना ऐसी जताई जा रही कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि बात
की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी अब किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, किसी प्रकार से गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि दमोह के परिणाम आने के बाद भी साफ तौर पे देखने को मिला था कि किस प्रकार से दमोह में बीजेपी को हार मिली। उसके बाद से जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको बीजेपी पार्टी द्वारा कार्यवाही की गई, नोटिस मांगा गया, जवाब भी मांगा गया लिखित में। मगर बात की जाए रेगांव की, तो संभावना ऐसी जताई जा रही कि एक बार फिर रेगांव के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो बूथ के जो प्रभारी हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की अगर बात की जाए तो उसे जीत तो मिली है और सिर्फ एक करेगांव की जो सीट है वो हार गई थी। क्या कारण रहे थे? विश्लेषण में अभी क्या कुछ निकल कर आया है? अंशुल, बात की जाए विश्लेषण की, तो जिस प्रकार से रेगांव जो सीट थी वहाँ पे जो परिवारवाद था वो साफ तौर पे देखने को मिला था। क्योंकि बात की जाए पुष्पराज बागरी की, तो लगातार पुष्पराज बागरी के परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो भी प्रत्याशी के तौर पे खड़े थे। किसी ने कांग्रेस से भरा था, किसी ने निर्दलीय भरा था, तो कहीं ना कहीं जो मतभेद की जो स्थिति थी वो लगातार बनी हुई थी, जिसके चलते बात की जाए प्रदेश सरकार के जो तमाम जो मंत्री हैं, करीब 6 मंत्री रेगांव विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए थे। लगातार जो रूठे उनको मनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे थे, आदिवासी वर्ग के यहाँ लोगों के यहाँ रुककर मुख्यमंत्री ने भोजन किया था। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया मौजूद थे। तो देखने वाली बात है कि रेगांव पर ज़्यादा फोकस लगातार बीजेपी पार्टी कर रही थी, क्योंकि संभावना वहाँ परिवार बात को लेके चल रही थी, जिसके कारण जो हार है वो हुई है। मगर बात की जाए जिम्मेदारी की, जवाबदारी की, तो किसकी जवाबदारी थी, जिम्मेदारी किसकी थी जिसके कारण रेगांव में बीजेपी पार्टी को हार मिली, जिसको लेके प्रदेश अध्यक्ष लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। तो संभावना ऐसी जताई जा रही है कि कुछ दिन बाद रेगांव के जो मंडल अध्यक्ष है, जो बूथ के जिनको प्रभार दिया गया था, जो जवाबदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।